जिसके लिए आरसीएम बना है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। सुरक्षा, ये एक चित्र है, इसमें कुछ फोटो हैं और इनको ये समझ के नहीं देखना ये किसकी हैं, इनको ये समझ के देखना इसमें आप कहां हो और आपका परिवार कहां है। एक फोटो ये है जो आपकी है, पत्नी, बच्चे, बूढ़े मां बाप। आरसीएम हमने क्यों तेज किया था, उसका कारण ये था। आज उस चीज को बहुत गंभीरता से सुनना। हम क्यों 7 महीने में रॉयल्टी पहुंच गए, वो कारण शायद आज आपको भी मिलेगा। इसको भारत सरकार सबसे छोटा परिवार मानती है। बेनीपुर वालों, इसमें आप कहां दिखाई दे रहे हो अभी? यहां ऊपर का मतलब है जिम्मेदारियां ज्यादा। इन सब की जिम्मेदारी आप पर है। पत्नी को गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, कब दिलाने हैं, कौन सोचता है? बच्चों को कहां पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सोचता है? माता पिता का कौन से अस्पताल में इलाज होगा, कौन सोचता है? घर कैसे बनेगा, कब बनाना है, कौन सोचता है? रिश्तेदारी में लेन देन क्या करना है, कौन सोचता है? इसी के चलते सबसे ज्यादा बीमारी भी इसी को आती है। शुगर भी इसको पहले होगा, बीपी भी इसको पहले होगा, हार्ट की समस्या भी इसको पहले होगी, क्योंकि यही सबके बारे में सोचता रहता है। अच्छा, सोचेगा तो अस्वस्थ भी जल्दी यही होगा, और अस्वस्थ जल्दी होगा तो इस दुनिया से जल्दी भी यही जाएगा। एक कड़वा सच है, अटल सच है, जो आया है वो जाएगा। बेनीपुर वालों, जो आया है वो जाएगा, ये पक्का है। अच्छा, फिर बताओ, फिर दुख क्या है, फिर क्यों परेशान है हम? जो आया है वो जाएगा, ये तो अटल सच है, जाते गए। और जिस दिन उसने आपके आने की तारीख लिखी थी, ये भी याद रखना। जैसे अभी सरवन सर के बाबूजी 80 के हैं और आप किसी के भी होंगे, हम तो कहते हैं वो अच्छी 100 साल 100 वर्षों की आयु आराम से पूरी करके जाएं, लेकिन तारीख उसने उसी दिन लिखी है जिस दिन भेजा था आने की और जाने की। तो एक काम तो हो चुका है, कौन सा? ये वाला तो हो ही गया, बचा कौन सा है? जाने का। तो अभी हम कहाँ हैं? ये बीच वाले रास्ते में, इसको बोलते हैं आरएसी। क्या बोलते हैं इसको? आरएसी। आप ट्रेन में बैठते हो ना, टीटी को कहते हो सर दिल्ली तक जाना है, बच्चे साथ हैं, आरएसी है। क्या कहता है? घबराओ मत, किसी भी स्टेशन पर कंफर्म को हो जाएगा। और आपको पता है वो डेली कितने लोगों का कंफर्म करता है? 10 लाख का। प्रतिदिन कितने लोगों को ले जाता है वो दुनिया में? 10 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है डेली। तो ये तो होगा, दुख जाने का नहीं है। बेनीपुर वालों ध्यान से सुनना। बहुत लोग कहते हैं दिनेश जी तुम नौकरी के विरोध में बोलते हो, व्यापार के विरोध में नहीं बोलते हम। गहराई से समझना, जाना सबको है, ये चला गया। पत्नी अनपढ़ है, बच्चे छोटे हैं, माता पिता बूढ़े हैं, इस घर की आर्थिक व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? और ये चला गया। और ये कोशिश करना आज के बाद बेनीपुर वालों, या महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, पत्नी को इस दुनिया से पहले जाना चाहिए। ये भगवान से प्रार्थना करना कि पति के पहले आपको उठाए वो, क्योंकि पत्नी अगर चली जाएगी ये जिम्मेदार साथी पूरे परिवार को संभाल लेगा। लेकिन अगर ये चला जाता है ना, ये पत्नी टूट जाती है उसी दिन, ये नहीं संभाल पाती अपने आप को, क्योंकि इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ये बहन बेटियां बैठी हैं, इसलिए हम कहना नहीं चाहते उस शब्द को, बहुत हल्का शब्द है। आप दिल्ली बॉम्बे में जो लोग रहते हैं ना, कलकत्ता, आप देखना जब पति इस दुनिया से चला जाता है ना, बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता बूढ़े होते हैं,
इसको इतने शर्मनाक कामों को भी करना पड़ता है, उस दौर से गुजरना पड़ता है इस परिवार को पालने के लिए। ये बात इस स्टेज से कहना उचित नहीं है, रोम रोम कांप उठता है। इसलिए कोशिश ये करना कि कभी भी प्रार्थना करना आप भी भगवान को कि पत्नी पहले चली जाए, पति बाद में जाना चाहिए। क्योंकि ये हमने अपनी माँ के साथ देखा। हम 4 भाई थे, हमारा आरसीएम तेज करने का आज रीजन समझना क्या था। 100 एकड़ जमीन थी, 4 भाई थे, दादा दादी जी बूढ़े थे, पिताजी को कैंसर हो गया कम उम्र में। इसलिए आप भी ध्यान देना, व्यसन मुक्ति से हटना। स्मोकिंग ज़्यादा करते थे और ड्रिंक ज़्यादा करते थे, सिगरेट पीते थे क्योंकि राजनीति में थे, आदतें पड़ती चली गई। नॉन वेज भी खाते थे और ड्रिंक बहुत करते थे क्योंकि राजनीति में फिर वो पार्टियाँ चलती हैं, रोज़ थाना इंचार्ज आ जाते थे गांव में, जो भी XYZ। कोशिश करना इन कामों से दूर हटना। कम उम्र में कैंसर हो गया, लेकिन वो उनकी वजह से हो गया, पर आप परिवार देखो, परिवार कितना गड़बड़ होता है। तो उस समय कैंसर से डर लगता था, डर। अगर ये पता लग जाए ना आदमी को कैंसर हो गया, उसको पता लग जाता था उस जमाने में। आज के ये 50 साल पहले की कहानी में मैं नहीं बचूंगा। तो माँ को भी पता था नहीं बचेंगे, पिता को भी पता था नहीं बचेंगे। गले का कैंसर हुआ, आवाज़ चली गई, भोजन भी उनको आर नली से दिया जाता था। तो माँ दिन भर गुमसुम बैठी रहती थी। क्यों? इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी? जमीन तो है 100 एकड़, करेगा कौन? पालेगा कौन इनको? पढ़ाएगा कौन? शादियां कैसे होंगी? ये तो बूढ़े हैं। और मुरादाबाद से डॉक्टर ने मना कर दिया, अब आप इनको दिल्ली एम्स ले जाओ। पानी की तरह पैसा बहा, पैसे की कमी नहीं थी, परिवार संपन्न था, पानी की तरह बहा पैसा, बचे नहीं। अब कहानी सुनना क्या हुई। जब हम मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे थे, 135 किलोमीटर है, पिताजी उधर बेंच पे लेटे हुए थे, ऑक्सीजन लगा था, आर नली लगी थी। इस साइड में हम बेंच पे 3 लोग बैठे थे, मेरी माँ, हम, मामा जी, हमारी माँ से बड़े हैं। जिधर पिताजी का सिर था उधर माँ थी, बीच में हम थे, जिधर पैर थे उधर हमारे मामा जी थे। लगभग घटना होगी 22-23 बार की, एग्जैक्ट तो याद नहीं। हर 5-7 मिनट में पिताजी हमारा पैर पे हाथ मारते थे। हाथ मारा तो हमारी निगाह गई, आंखों से आंसू आ जाते थे, आवाज़ तो चली गई थी। देखते थे, सोचते थे, सब था। फिर माँ की तरफ इशारा करते थे, फिर और तेज रो पड़ते थे। अब ऐसे में एक छोटा बच्चा क्या समझेगा? शायद माँ से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में संस्कार है कि जबकि माँ कहाँ थी? उनके सर के पास। माँ को भी कह सकते थे, लेकिन हमारे भारत के संस्कार क्या है? बच्चे के सामने माँ को स्पर्श नहीं किया जाता। भाई भी थे उनके, तो हमने सोचा इसलिए हमसे कह रहे हैं। हम माँ को कहते थे, माँ पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जब माँ पूछती थी एक दबी हुई आवाज़ में, क्या हुआ, और तो और तेज रो पड़ते थे और इशारा कर देते थे, आवाज़ तो चली, कुछ नहीं हुआ। एक बच्चा क्या समझेगा? हमसे कह रहे हैं माँ से बात कराओ, और माँ पूछती है क्या हुआ, और ये एक बार नहीं 22-23 बार हुआ। भर्ती हो गए आईसीयू में, 1 महीने बाद ऑफ हो गए। हम और माँ बैठे थे ऐसी नीचे, अंदर से मामा जी आए। मामा जी ने हमें इशारा करके बुलाया और माँ देख रही, और बुला के कहा, बेटा पहले मेरी लाइन ध्यान से सुनना बात को, आँख से आंसू मत लाना, नहीं तो तुम्हारी माँ को संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, ये जो बातें आपस में करते हैं, ये बात वो किसी से कभी भी नहीं करते। इसीलिए तो अकेली टूट जाती है पत्नी। किससे वो अपने दिल की बात कहे? ना बच्चों से कह पाती, ना अपने सास ससुर से। तो
मामा जी ने कहा, बेटा आंख से आंसू मत लाना। हम समझ तो गए और बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। अब आप सोचो, एक बच्चा रोक सकता है आंसू? ये बात सुन के कि पिताजी नहीं रहे, आंसू तो निकल ही आए। और माँ समझ गई, तो माँ ऐसे देखने लगी। जो यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, सरवन सर डॉक्टर रहे हैं। बच्चे के पैदा होते ही अगर बच्चा ना रोए, इसलिए बच्चे को डॉक्टर कमर में मारता है, क्योंकि बच्चे का रोना जरूरी है, नहीं तो बच्चा पैरालाइसिस हो सकता है, दिमाग शून्य हो, कुछ भी हो सकता है। एक जब कोई गम की बात व्यक्ति सुन ले, उसका रोना भी जरूरी है, नहीं तो हो सकता है उसको पैरालाइसिस हो जाए, अटैक आ जाए। अब माँ ऐसे, तो मामा जी समझ गए, समझदार थे, बड़े हैं। उन्होंने जाके माँ के गाल पे एक जोरदार चांटा मारा, उम्र में बड़े हैं। माँ चुप, दूसरा मारा, चुप, तीसरा जैसी मारा, बहुत तेज रोई और बेहोश हो गई। पानी पिलाया, फिर हमें देखा, फिर रोई तेज, फिर बेहोश हो गई। खबर की गांव में, गांव से कुछ लोग आ गए, माँ को भी संभाल के ले गए, पिताजी को भी ले गए। 3 साल कोमा में रही माँ, 3 साल। जब पिताजी इस दुनिया से गए 65 किलो वजन था, और 3 साल बाद 28 किलो वजन हो गया, केवल 28 किलो। दिन भर रोती रहती, हमें देखती किसी भी भाई को, कहती बेटा सब चला गया, बेटा तुम्हें कौन बड़ा करेगा, कौन तुम्हारी खेती करेगा, कौन पढ़ाएगा। कहती, फिर बेहोश हो जाती। हम कहते माँ कुछ खाओ, नहीं मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ जहां तुम्हारे पिता चले गए। अब ऐसा लगता था पिता को खो दिया, माँ को ना खो दे। मामा जी को खबर भिजवाई, मामा जी आप हमारे घर रहो, 2-3 महीने रहो, माँ को संभालो, हमारी कोई डिमांड नहीं, नहीं पढ़ पाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ को कुछ ना हो। संभल गई, आज स्वस्थ है माँ, मामा जी भी अच्छे हैं। फिर बड़े भाई बड़े हो गए, वो खेती देखने लगे। अब वो जो कहानी अब सुनो, वो जो हाथ मारते थे, पता है क्यों मारते थे? वो हाथ मारकर इशारा करना चाहते थे, बेटा मेरे बाद तुम्हारी माँ का कोई सहारा नहीं बचेगा, ये अकेली टूट जाएगी। मैं आज जिम्मेदारी तुम्हें सौंप के जाता हूं, तुम इसको संभालना, इसको कुछ ना हो, बस इतनी जिम्मेदारी लेना। बहुत बड़े होके समझ में आई। और जब आरसिम मिला, पता है क्यों तेज गति से किया? दिनेश चौधरी, पिता के साथ घटना घटी है, एक दिन घट तो अपने भी साथ सकती है। अगर माँ का ये हाल हो गया तो पत्नी का क्या हाल होगा? तो बस दिनेश चौधरी ने आरसीएम इसलिए तेज किया कि दिनेश चौधरी तुम्हारे जाने के बाद जो माँ की स्थिति हुई है वो पत्नी की नहीं होनी चाहिए। बस मीटिंग को एंड करेंगे आखिरी लाइन के साथ। अपने आप से अकेले रूम में बैठ के पूछना, ये घटनाएं जब घटती है ना तब आदमी टूट जाता है। अभी तो भगवान ना करे ऐसा हो, सब अच्छा है, लेकिन ये तो होगा, अटल सच है, उस समय कुछ नहीं दिखता, इसलिए पहले से ध्यान रखना है। बस आखिरी निवेदन है, रूम में बैठना अकेले, किसी से नहीं पूछना, ना पिता से पूछना, ना माँ से पूछना, ना पत्नी से पूछना, ना भाई से पूछना, ना बहन से पूछना, अपने आप से पूछना, क्या मेरे बाद मेरे परिवार को भी इस तरह की सुरक्षा चाहिए? और दिल और आत्मा कहे हाँ, तो आप आरसीएम को कभी छोड़ना नहीं, लगातार करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद।